करोगे गाइस। हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की शुरुआत की थी। तो आज ये राष्ट्रपति के निर्वाचन का दूसरा लेक्चर है तथा ये जो दूसरा लेक्चर है ये यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए, लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले वर्षों में भी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के दूसरे लेक्चर की। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े तो उनको हम लोग एक बार बता दें कि जो इस चैनल पे हम लोग IAS PCS का जितना भी GS2 का सिलेबस होगा, इंडियन पॉलिटी प्लस IR का सिलेबस, वो हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हम लोग जिनका भी ऑप्शन राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा जो आपकी तैयारी है IAS PCS की तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के दूसरे लेक्चर की। राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सो दैट जो नए बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल सांसद व विधायक भाग लेते हैं। केवल सांसद, कौन से सांसद? निर्वाचित सांसद, निर्वाचित सांसद व निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, निर्वाचित विधायक। तो पहला पॉइंट हम लोग ने कल ये देखा था। दूसरा, ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। चौथा पॉइंट, एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। पद्धति के अनुसार इसमें क्या होता है कि जो बैलेट पेपर होता है उसमें जितने भी मतदाता हैं वो उम्मीदवारों को एक वरीयता प्रदान करते हैं। ये हम लोगों ने कल देख लिया। तो जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लें, जिससे आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है, जैसे A, B, C ये तीन उम्मीदवार हैं, इन्हें मतदाताओं के द्वारा वरीयता प्रदान की जाती है। जैसे A को पहली, B को दूसरी, C को तीसरी। इसी तरह से जो मतदाता होते हैं वो सभी उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान करते हैं। तो संक्रमणी पद्धति को हम लोग ने कल देख लिया था, कल देखा था। तो जो नए विद्यार्थी जोड़े पहले वाले लेक्चर को देख लें। पांचवा क्या होता है, इसमें गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यदि कोई जो मतदाता है वो यदि अपना मत किसी को दिखा देता है तो उसके मत को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये इतनी सारी चीजें हम लोग ने कल देख ली थी। तो आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन का दूसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है तथा मतमूल्य क्या होते हैं, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का प्रयोग न करके मतमूल्यों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? पहला, निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक। तो निर्वाचित सांसद में लोकसभा के कितने सांसद भाग लेते हैं? 543 और राज्यसभा के 233। तो टोटल कितने सांसद भाग लेते हैं? 543 प्लस 233, 776 सांसद
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और निर्वाचित विधायक कितने भाग लेते हैं? लगभग 4120 विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कितने? 4120। तो टोटल कितने मतदाता हो गए? 776 प्लस 4120, इतने मतदाता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये कितना हो गया? लगभग 5000 लोग, लगभग 5000 मतदाता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कितने हो गए? 776 सांसद हो गए और 4120 विधायक हो गए। तो लगभग 5000 मतदाता राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये जो 4000 विधायक हो गए, इसमें यूपी से कितने आते हैं? 403। इसी तरह से महाराष्ट्र के विधायक आप लोग देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र से कितने विधायक आते हैं। और फिर पश्चिम बंगाल, ये बड़े राज्य हो गए, बड़े राज्य। और छोटे राज्य में देखते हैं कौन आता है? गोवा, मणिपुर, दिल्ली। गोवा से कितने आते हैं? 40 आते हैं। मणिपुर से 60 आते हैं। अभी यहाँ पे विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं, गोवा में, मणिपुर में, दिल्ली में। दिल्ली से कितने आते हैं? 70 आते हैं। तो ये छोटे राज्य हो गए, ये छोटे राज्य हो गए। और ऊपर कौन से हो गए? ऊपर बड़े राज्य हो गए। बड़े राज्यों से ज़्यादा विधायक आते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े राज्यों से ज़्यादा विधायक आते हैं, जबकि छोटे राज्यों से कम विधायक आते हैं, क्योंकि छोटे राज्यों की जनसंख्या कम होती है। देख लीजिए, यहाँ से 40 विधायक, यहाँ से 60 विधायक, यहाँ से 70 विधायक। क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या कम होती है। और जबकि यूपी से देखिए कितने विधायक आते हैं? 403 विधायक यूपी से आते हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़ जनसंख्या है। यूपी की जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य से ज़्यादा विधायक आते हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया कितने विधायक भाग लेते हैं, कितने सांसद भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है। जिस उम्मीदवार को ये कोटा प्राप्त हो जाएगा उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब कोटे को देखते हैं कितना कोटा प्राप्त करना पड़ता है। कोटा होता है 50% प्लस 1। इतना कोटा जिस उम्मीदवार को प्राप्त होगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा, उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कोटा आपको याद रखना है। कोटा कितना होता है? 50% प्लस 1। जिस उम्मीदवार को ये कोटा मिलेगा उस उम्मीदवार को राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। मतों के स्थान पे मत मूल्यों का प्रयोग क्यों किया जाता है। मतों का मतलब क्या हो गया कि जो विधायक हो गए, इनके 4000 विधायक भाग लेते हैं, तो इनके मत कितने हो गए? इनके मत हो गए 4000। सांसद कितने? 776। तो इनके कितने मत हो गए? 776 सांसदों के मत हो गए, विधायकों के 4000 मत हो गए। टोटल कितने मत हो गए? लगभग 5000 मत सांसदों के मत कितने हो गए? 776 मत इनके सांसदों के हो गए। विधायकों के मत कितने हो गए? लगभग 4000 मत विधायकों को हो गए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए लगभग 5000 मत, लगभग 5000 मत। इन मतों का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे कि इन मतों के स्थान पे मत मूल्यों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो उसका कारण समझते हैं कि मत मूल्यों का प्रयोग क्यों किया जाता है, मतों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये पूरा ऐसे ही आप लोग बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बना के आप लोग अपने नोट्स बनाए, सो दैट आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सांसद का एक सांसद का एक मत, 776 सांसद के 776 मत, 4000 विधायकों के 4000 मत होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों के स्थान पे मत मूल्यों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो कोटा आप लोग याद रखिएगा। कोटा कितना होता है? कोटा होता है
लगभग 50% +1 कोटा होता है। यदि हम लोग मत का प्रयोग करते हैं, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का प्रयोग करते हैं तो क्या समस्या उत्पन्न होगी उसे देखते हैं। मतों का प्रयोग करते हैं तब क्या प्रभाव पड़ेगा, तब कोटा कितना चाहिए 50% +1। कुल मत कितने हैं, कुल मत हैं लगभग 5000 मत, 5000 मत कुल मत हैं, तो कोटा कितना हो गया 2500 +1। इतना कोटा जिस उम्मीदवार को प्राप्त होगा उस इतने मत जिस उम्मीदवार को प्राप्त होंगे उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि मत का प्रयोग क्यों नहीं करते। पहला, कोटा चाहिए 50%, इतने वोट चाहिए, तो इतने वोट विधायकों के वोट से आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जो विधायक कितने 4000, तो और कोटा कितना चाहिए 2500, तो इस कोटे को विधायकों के मतों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो सांसदों के मतों का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि कोटा कितना चाहिए 2500 और विधायकों के मत कितने 4000, तो इस कोटे को विधायकों के मतों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो सांसद के मतों का महत्व कम हो जाता है। तो ये कोटा हो गया, इस कोटे को इनके मतों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, विधायकों के मतों से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो सांसद हो गए, ये जैसे 776 सांसद हो गए, इनके मतों का महत्व गौड़ हो जाता है, मतों का महत्व कम हो जाता है। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का प्रयोग नहीं करते हैं। पहला कारण हो गया। पहली क्या समस्या उत्पन्न होगी, पहला, सांसदों के मतों का महत्व कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो कोटा हो गया 50% कोटा हो गया, 50% +1, कितने वोट, कोटा कितना चाहिए 2500 मत चाहिए। इन 2500 मतों को विधायकों के मतों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो भी सांसद होंगे इनके सांसदों के मतों का महत्व गौड़ हो जाता है। तो पहली समस्या ये उत्पन्न होती है यदि हम लोग मत का प्रयोग करते हैं। तो दूसरी समस्या देखते हैं। दूसरी समस्या, कोटा कितना चाहिए 50% +1, 2500 वोट चाहिए, तो इन 2500 वोटों को बड़े राज्यों के विधायकों के मतों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जो 2500 कोटा हो गया, इस कोटे को 2500 +1 ये कोटा है हमारा, इस कोटे को बड़े राज्यों के विधायकों के द्वारा, ये जो बड़े राज्य हो गए यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस कोटे को बड़े राज्यों के विधायकों के मतों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो छोटे राज्यों का महत्व कम हो जाता है। जो छोटे राज्य हो गए गोवा, मणिपुर, दिल्ली, नागालैंड, तो इनका महत्व कम हो जाता है। यदि हम लोग मत लेंगे, मतों का प्रयोग करेंगे, तो बड़े राज्यों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ से ज़्यादा विधायक आते हैं। जबकि जो छोटे राज्य हो गए उनकी जनसंख्या कम है, तो और वहाँ से कम विधायक आते हैं। तो यदि मतों का प्रयोग करेंगे तो छोटे राज्यों का महत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे राज्यों से कम विधायक आते हैं, और जो कोटा है उसे बड़े राज्यों के विधायकों, जो बड़े राज्य होते हैं उनके विधायकों के मतों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे छोटे राज्यों का महत्व कम हो जाता है। तो मत का प्रयोग करने पर दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सांसदों के वोट का महत्व कम हो जाता है, प्लस छोटे राज्यों के विधायकों के मतों का महत्व कम हो जाता है। तो दोनों समस्याओं को हम लोग ने जान लिया। सांसदों का महत्व क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो कोटा है उसको विधायकों के मतों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। और जो छोटे राज्यों का महत्व क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो कोटा है उसे बड़े राज्यों के विधायकों के मतों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब आप लोग नोट डाउन करते चलिए। मतों का प्रयोग करने पर यह समस्या आती, इसी समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में
विधायकों व सांसदों के मत मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। विधायकों व सांसदों के मत मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। ये दो समस्याओं के कारण मतों का प्रयोग ना करके मत मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। मत मूल्य क्या होते हैं, मत मूल्यों को कैसे निकालते हैं, उसे हम लोग फॉर्मूले में अभी समझेंगे थोड़ी देर में। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग बस महाराष्ट्र के विधायक देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र में कितने विधायक आते हैं और पश्चिम बंगाल में कितने विधायक आते हैं, तो उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ। अब हम लोग देखते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसका मतलब ये होता है कि विधायक व सांसदों के मतों के बीच अनुपातिक समानता हो। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ यह है कि विधायक व सांसदों के मत मूल्यों के बीच, मत मूल्यों, क्योंकि मतों का प्रयोग हम लोग नहीं करते, मत मूल्यों के बीच एक अनुपातिक समानता हो। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा उसका मतमूल अधिक होगा, उसका मतमूल अधिक होगा। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ क्या है कि विधायक व सांसदों के मत मूल्यों के बीच अनुपातिक समानता होनी चाहिए। मत मूल्यों के बीच एक अनुपातिक समानता का मतलब क्या है कि जो सांसद या विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा उसका मतमूल अधिक होगा। जैसे यूपी का विधायक अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो उसका मतमूल अधिक होगा, जबकि जो गोवा का विधायक होगा, वो गोवा का जो विधायक होता है वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका मतमूल यूपी के विधायक के मतमूल से कम होगा। क्यों? क्योंकि यूपी का विधायक ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो गोवा का विधायक होता है, जो यूपी का विधायक होता है वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो गोवा का विधायक होता है वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए गोवा के विधायक का मतमूल कम होगा, जबकि यूपी के विधायक का मतमूल अधिक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का क्या अर्थ होता है उसे हम लोगों ने देख लिया, और इसको आप लोग ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये विधायक व सांसदों के मत मूल्यों के बीच अनुपातिक समानता हो। अनुपातिक समानता का मतलब क्या है? जो ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा उसका मतमूल अधिक होगा। यूपी का विधायक अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसका मतमूल अधिक होगा। गोवा का विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तो गोवा के विधायक का मतमूल कम होगा। तो इसको अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम से समझेंगे तो आपको 1% डाउट नहीं रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले 4-5 वर्षों में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार ढंग से समझ लेंगे तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया दिल्ली, ये हो गया यूपी, ये हो गया दिल्ली। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं? अनुपातिक समानता। और ये हो गया गोवा। तो यूपी में कितने विधायक होते हैं? यूपी में होते हैं यूपी में विधायक होते हैं 403, जनसंख्या
25 करोड़, 25 करोड़। और दिल्ली में विधायक, दिल्ली में विधायक होते हैं 70 और जनसंख्या लगभग 2 करोड़। और गोवा में विधायक 40, जनसंख्या 50 लाख लगभग। तो जो यूपी का विधायक होगा उस जो यूपी की जनसंख्या यानी यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक होती है, तो यूपी का जो विधायक होगा वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। यूपी का विधायक अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। और जो दिल्ली का विधायक कम जनसंख्या, दिल्ली की जो जनसंख्या होती है वो कम होती है, तो दिल्ली का विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। सबसे कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? गोवा, क्योंकि गोवा की जनसंख्या बहुत कम है, तो गोवा का विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। या अभी हम सिर्फ 3 राज्यों को कंपेयर कर रहे हैं। गोवा का विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा और दिल्ली इन दोनों के बीच में रहेगा, दिल्ली इन दोनों के बीच में रहेगा। प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि यूपी हो गया, दिल्ली होगा, गोवा होगा। तो यूपी के एक विधायक, यूपी के विधायक का एक मत होगा, दिल्ली के विधायक का एक मत होगा और गोवा के विधायक का एक मत होगा। सबके मत एक होंगे, चाहे वो गोवा का विधायक हो, चाहे वो दिल्ली का विधायक हो, चाहे वो यूपी का विधायक हो, लेकिन यूपी के विधायक का मतमूल्य सर्वाधिक होगा। क्यों? क्योंकि जो यूपी का विधायक होता है वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यूपी के विधायक का मतमूल्य सर्वाधिक होगा। फिर सबसे कम मतमूल्य किसका होगा? गोवा के विधायक का मतमूल्य कम होगा, क्योंकि जो गोवा का विधायक होता है वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और जो दिल्ली होगा इन दोनों के बीच में होगा, एक मत होगा। इसके मतमूल्य सबसे कम होंगे, सबसे कम होंगे। क्यों? क्योंकि जो गोवा का विधायक होता है वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। क्यों? क्योंकि गोवा की जनसंख्या कम होती है, जबकि जो यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक होती है, इसलिए यूपी का विधायक अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यूपी के विधायक का मतमूल्य सर्वाधिक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतमूल्य कैसे निर्धारण होते हैं। मतमूल्यों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा, उस राज्य के विधायकों का मतमूल्य ज़्यादा होगा। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष को देखते हैं। ये डायग्राम आप लोग नोट डाउन करते चलिए, फिर आप लोग निष्कर्ष को देखते हैं कि इस डायग्राम से क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं। सबका मत एक ही है। देखिए, इसका मत एक है, इसका मत एक है, इसका मत एक है, लेकिन यूपी के विधायक का मतमूल्य सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक होगा। क्योंकि ये ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ज़्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और जो गोवा का विधायक, इसके मतमूल्य कम होगा, क्योंकि ये कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि गोवा की जनसंख्या कम है, इसलिए गोवा के विधायक कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण इसके मतमूल्य कम होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं? निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं, वो उन निष्कर्षों को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको डायग्राम को ध्यान से नोट करिए, फिर निष्कर्षों को भी अपने शॉर्ट नोट्स में बनाते रहिए उसको। निष्कर्ष क्या निकलता है कि मतमूल्य, विधायकों के मतमूल्य जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं।
जैसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, यूपी के विधायक का मतमूल, यूपी के विधायक का मतमूल ज्यादा होगा दिल्ली के विधायक के मतमूल से, दिल्ली के विधायक के मतमूल से, मतमूल से। और दिल्ली के विधायक का मतमूल किससे ज्यादा होगा? गोवा के विधायक के मतमूल से, गोवा के विधायक के मतमूल्य से। क्यों? क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, यूपी का जो विधायक होगा वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, इसलिए यूपी के विधायक का मतमूल दिल्ली से ज्यादा होगा और गोवा से ज्यादा होगा। कारण इसका लिख लीजिए, कारण यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यूपी का विधायक अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, यूपी का विधायक अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पिछले 2, 3, 4 वर्षों में यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा पॉइंट कि सांसदों का मतमूल विधायकों से ज्यादा होता है, किसी भी राज्य के विधायक से ज्यादा होता है, कोई भी राज्य, क्योंकि जो सांसद जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं वो 4-5 विधानसभा क्षेत्रों के 4-5 जितने भी विधानसभा क्षेत्रों के बराबर उतनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सांसद करते हैं। सांसदों का मतमूल सभी राज्यों के विधायकों से ज्यादा होता है, क्योंकि जो सांसद होते हैं वो 4-5 विधानसभा क्षेत्रों के जितने भी वोटर होते हैं उन वोटरों के बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अकेला सांसद करता है। 4-5 विधानसभा में ले लीजिए और एक सांसद ले लीजिए, तो 4-5 विधायक किसके बराबर होते हैं? एक सांसद के बराबर होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये सभी पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं पॉइंटों के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि विधायकों के मतमूल्य को कैसे निकालते हैं, वह सांसदों के मतमूल्य को कैसे निकाला जाता है। तो विधायकों के मतमूल्य से निकालेंगे, एक फॉर्मूला हमारे संविधान में एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके आधार पे हम लोग विधायकों का मतमूल्य निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सांसदों के मतमूल्य को निकालेंगे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सांसदों का मतमूल्य सभी विधायकों के मतमूल्य से ज्यादा होते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य का विधायक हो, चाहे वो यूपी का विधायक हो, यूपी के विधायक हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का विधायक हो। सांसदों का मतमूल्य सभी राज्यों के विधायकों के से ज्यादा होता है। अब हम लोग निकालते हैं मतमूल्य, कैसे निकालेंगे उसे देख लेते हैं। राज्य के प्रत्येक, अब मतमूल्य इधर लिख लीजिए, मतमूल्यों की गणना राज्य के प्रत्येक निर्वाचित विधायक का मतमूल्य की क्या होगा? राज्य की जनसंख्या अपॉन कुल निर्वाचित विधायक। राज्य के कुल निर्वाचित विधायक, और नीचे क्या होगा? इंटू 1000 इंटू 1000। आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि राज्य के प्रत्येक निर्वाचित विधायक का मतमूल्य क्या होगा
कि राज्य की कुल जनसंख्या और जो राज्य की जनसंख्या होगी वो वर्तमान जनसंख्या नहीं ली जाएगी, वो 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी जनगणना? 1971 की सेंसस का प्रयोग किया जाएगा। 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाएगा। जनगणना का राज्य की जनसंख्या के लिए 1971 की जनगणना का प्रयोग किया जाएगा। 1971 आपको याद रखना है। और राज्य के कुल निर्वाचित विधायक इंटू 1000। तो जैसे हम लोग अभी यूपी का एग्जांपल लेते हैं, यूपी के प्रत्येक निर्वाचित विधायक का मतमूल, तो ये एक विधायक का मतमूल यहां से निकलेगा। एक विधायक का मतमूल इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसमें क्या होगा? जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़। उस समय की जनसंख्या मान लेते हैं 10 करोड़ 1971 में। तो ये 1971 की जनसंख्या का हम लोग यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। और निर्वाचित विधायक कितने हो गए? 403। तो ये कोई एक्स आ सकता है, मान लीजिए ये कोई वैल्यू एक्स आई। अब यूपी में कितने विधायक हैं? यूपी में 403 विधायक हैं। तो 403 विधायकों का मतमूल कितना होगा? x इंटू 403। तो ये हो गया यूपी के सभी विधायकों का मतमूल। एक विधायक का मतमूल कितना आया था? x। 403 विधायक है तो सभी विधायकों का मतमूल कितना हो गया? 403x। 403x। इसी तरह से हम लोग प्रत्येक राज्य के सभी विधायकों का मतमूल निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे यूपी का निकाला है 403x, इसी तरह से प्रत्येक राज्य के सभी विधायकों का मतमूल निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। इसी एक फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग एमपी के विधायकों के जितने मतमूल हैं सभी विधायकों का मतमूल निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र होगा उन सभी विधायकों का मतमूल निकाल सकते हैं। और फिर हम लोग सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतमूल्यों को ऐड करेंगे। इसके बाद तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मतमूल्य कितना आएगा? विधायकों का, जब हम लोग सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतमूल्यों को सभी राज्यों के सभी विधायकों के मतमूल्यों को ऐड करते हैं तो कितना आता है? मतमूल्य का योग, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतमूल्यों का योग करेंगे तो ये लगभग 6 लाख आता है। 6 लाख आता है। तो आपको ये याद रखना है कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतमूल्यों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो लगभग 6 लाख आता है। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सभी राज्य हो गए, चाहे वो यूपी हो, सभी राज्य हो गए और सभी विधायक शामिल हो गए। उनके जो विधायक होते हैं उनके मतमूल्यों का योग कितना आता है? लगभग 6 लाख आता है। अब हम लोग देखते हैं कि सांसद के मतमूल्य कैसे निकाला जाता है। तो सांसद के मतमूल्य का भी एक फॉर्मूला हमारे संविधान में दिया गया है। तो उस फॉर्मूले को देखते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सांसद का मतमूल्य, प्रत्येक सांसद का मतमूल्य। अब इसमें क्या था, जो हम लोगों ने पहले जो फॉर्मूला निकाला था कि सभी राज्यों के विधायकों के मतमूल्यों का योग, ये क्या होगा? सभी राज्यों के विधायकों के मतमूल्यों का योग, जो अभी हम लोग ने ऊपर निकाला था इससे पहले, अपॉन कुल निर्वाचित सांसद। ये कितने हैं? लोकसभा के कितने हो गए? 543 हो गए, राज्यसभा के 233 हो गए। तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला
आईएएस व पीसीएस दोनों के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक निर्वाचित सांसद का मतमूल्य कितना हो गया? सभी राज्यों के विधायकों के मतमूल्यों का योग कितना आया था? 6 लाख आया था। अभी हम लोग ने पहले देखा था 6 लाख अपॉन कितना हो गया? 543 प्लस 233, ये कितना आएगा लगभग? ये आएगा लगभग 716। तो 716 एक सांसद का मतमूल्य कितना आ रहा है? 716। चाहे एक सांसद का मतमूल्य 716, प्रत्येक सांसद का मतमूल्य बराबर होता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि प्रत्येक सांसद का मतमूल्य एक समान होता है, चाहे वो लोकसभा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि प्रत्येक सांसद का मतमूल्य बराबर समान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि प्रत्येक सांसद का मतमूल्य समान होता है, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे वो यूपी का सांसद हो, चाहे वो गोवा का सांसद हो, तो प्रत्येक सांसद का मतमूल्य समान होता है। लेकिन यदि विधायकों की बात करें तो यूपी के विधायक का मतमूल्य गोवा के विधायक के मतमूल्य से ज्यादा होगा। विधायकों की बात करें तो विधायकों में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन सांसदों के बारे में हम लोग को एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। प्रत्येक सांसद का मतमूल्य समान होता है, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, चाहे वो यूपी का सांसद हो, चाहे वो मणिपुर का सांसद हो, चाहे वो गोवा का सांसद हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और एक सांसद का मतमूल्य कितना होता है? 716 होता है। और हमारे देश में कितने सांसद हैं? ये एक सांसद का मतमूल्य हो गया 716 आया ना, 6 लाख अपॉन एक सांसद का मूल्य कितना आया? 6 लाख अपॉन 543 प्लस 233। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 716। एक सांसद का मतमूल्य इतना आया 716, और हमारे देश में सांसद कितने? 776 इंटू 716, तो ये कितना आएगा? ये आएगा लगभग 6 लाख। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो सभी सांसदों का जो मतमूल्य होता है वो सभी विधायकों के मतमूल्यों के योग के बराबर होता है। तो सभी, ये कितना आया था? सभी राज्यों के विधायकों के मतमूल्यों का योग कितना आया था? 6 लाख। 6 लाख आया था। अभी हम लोग ने पहले देखा, अभी सांसदों के मतमूल्यों का योग कितना आ रहा है? 6 लाख उनका भी आ रहा है। 6 लाख इधर भी, 6 लाख इधर भी। तो अब इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो सभी सांसदों के मतमूल्यों का योग कितना आया? मतमूल्यों का योग इक्वल टू सभी विधायकों के मतमूल्यों के बराबर होता है। यदि हम लोग मतमूल्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सभी सांसदों के मतमूल्यों, जितने भी सांसद हो गए उनके जो मतमूल्यों का योग सभी विधायकों के मतमूल्यों के योग के बराबर होता है। तो इसका क्या अर्थ हो गया कि जो सांसदों का महत्व विधायकों के महत्व के बराबर हो जाता है। लेकिन यदि हम लोग मतों का प्रयोग कर रहे थे तो वहां पे विधायकों का महत्व ज्यादा था, सांसदों का महत्व कम हो गया था। तो जब मतमूल्यों का हम लोग प्रयोग करेंगे तो सांसदों का महत्व व विधायकों के महत्व दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यहां पे भी 6 लाख आए थे और यहां पे भी 6 लाख आए थे।
तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि सांसदों का महत्व विधायकों के महत्व के बराबर हो जाता है। तो इधर भी 6 लाख, इधर भी 6 लाख। तो मतमूल्यों का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि सांसदों का महत्व व विधायकों का महत्व, दोनों का जो महत्व है वो एक समान रहे। लेकिन यदि हम लोग मतों का प्रयोग करेंगे तो विधायकों का महत्व बढ़ जाता है तथा सांसदों का महत्व कम हो जाता है। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। और ये सभी जितना भी पूरा हम लोग ने यार लेक्चर डिस्कस किया, ये यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग 1-2 बार रिवाइज करके देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपके पूरे डाउट दूर हो जाए। तो थोड़े दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक सांसद का मतमूल बराबर होता है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सांसद का मतमूल लोकसभा के सांसद के मतमूल से ज्यादा होता है। तो पहला स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सेकंड करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बोथ करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, प्रत्येक सांसद का मतमूल बराबर होता है। हम लोग ने देखा चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, सभी सांसदों का मतमूल बराबर होता है। पहला सही हो गया। सेकंड, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सांसद, इसे आप लोग अंडरलाइन करिएगा, राज्यसभा के सांसद का मतमूल लोकसभा के सांसद के मतमूल से ज्यादा होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के सांसद हो चाहे वो लोकसभा का सांसद हो, सभी सांसदों के मतमूल बराबर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ने कर लिया होगा। तो दूसरा देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा लोकसभा चाहे वो किसी भी राज्य का सांसद हो, किसी भी सदन का सांसद हो, सभी सांसदों के प्रत्येक सांसद का मतमूल बराबर होता है। लेकिन यदि आप लोग विधायकों के संदर्भ में देखेंगे तो जितना बड़ा राज्य होगा उस राज्य के विधायक का मतमूल सर्वाधिक होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूपी के विधायक का मतमूल गोवा के विधायक से ज्यादा होता है। गोवा के विधायक से, यदि आप लोग ने इस टॉपिक को सही से नहीं समझा तो आप लोग से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इस लेक्चर को बार बार देखिए, मल्टीपल टाइम देखिए, सो दैट आपको 1% भी डाउट ना रहे।
अगर कोई राष्ट्रपति के इलेक्शन को रट के जाता है तो मान लीजिए वो क्वेश्चन वहां पे गलत करके आएगा। मतमूल गोवा के विधायक से अधिक होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूपी के विधायक का मतमूल गोवा के विधायक से अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये पहला हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूपी के सांसद का मतमूल गोवा के सांसद के मतमूल्य से अधिक होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड बोथ करेक्ट, चौथा नन ऑफ दीस। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूपी के विधायक का, इसे आप लोग अंडरलाइन करिए, यूपी के विधायक का मतमूल गोवा के विधायक के मतमूल से अधिक होता है। सही है, क्योंकि जो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो यूपी के विधायक जो होगा वो अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यूपी के विधायक का मतमूल गोवा के विधायक के मतमूल से अधिक होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूपी के सांसद का मतमूल, इसे आप लोग ऐसे अंडरलाइन करिएगा, यूपी के सांसद का मतमूल गोवा के सांसद के मतमूल से अधिक होता है। ये गलत है, क्योंकि प्रत्येक सांसद का मतमूल समान होता है, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, चाहे लोकसभा का सांसद हो, किसी भी क्षेत्र का सांसद हो, प्रत्येक सांसद का मतमूल समान होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, सो दैट देन ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। एक राज्यसभा व लोकसभा में आया था ऐसा क्वेश्चन, राज्यसभा व लोकसभा के बीच ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपी के विधायक व यूपी के सांसद वाला ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए, तो पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित पूछे जाते हैं। बिल्कुल भी आलस मत करिए, पिछले सालों के क्वेश्चन जरूर देखिए, तब जाके आप लोग जो यूपीएससी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।